है ना। तो साउंड वेव स्टार्ट करते हैं, ध्वनि तरंग। सो पहले साउंड वेव के बारे में समझे, क्या है साउंड वेव, कौन सी वेव है ये। दीज आर मैकेनिकल वेव, क्योंकि इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। और दूसरा, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ये। मतलब लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है आप जानते हो ना, जिसमें अगर वेव का प्रोपोगेशन ऐसा है तो जो पार्टिकल है वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं, इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट। साउंड वेव्स आर 3D वेव। बिकॉज यहाँ जब कोई ऐसे स्पीकर में साउंड, स्पीकर से साउंड निकल रहा है तो साउंड हर डायरेक्शन में ऐसे जाता है। ऐसे थोड़ा ना कि स्ट्रिंग की तरह केवल एक ही डायरेक्शन में जाती है वेव। स्ट्रिंग में तो क्या होता है, वेव सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है, राइट। है ना। बट यहाँ पे सभी डायरेक्शन में रहते हैं, इसको 3D वेव भी कहते हैं। साउंड पैदा कैसे करते हैं हम, जैसे साउंड चलता कैसे बता कि इसमें ना रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन तरीके से बनते हैं। जैसे आपने नाम तो सुना ही है ट्यूनिंग फॉर्क का। क्या होती है ट्यूनिंग फॉर्क देखो। तो ट्यूनिंग फॉर्क एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ये वाला। इसमें ऐसे दो इसकी प्रॉन्स होते हैं, इनको प्रॉन्ज बोलते हैं। ये वाइब्रेट करते हैं। ये जब ये वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की ये हैंडल है। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इसमें फिक्स फ्रीक्वेंसी की अपनी एक साउंड निकलती है ना। अच्छा, उससे क्या होता है कि जैसे सपोज अब ये वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो इसके आगे का जो मीडियम है, ये मीडियम बना रहा हूं मैं, तो एक फिक्स डिस्टेंस पे है, सभी सभी एक बराबर बराबर डिस्टेंस पर पार्टिकल्स हैं। लेकिन जैसे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, जैसे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि पार्टिकल अपनी जगह पर एसएचएम करते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। भाई अगर एसएचएम करेंगे तो ऐसा होगा ना कि सपोज इधर वाले सब इधर आ गए, इधर वाले इधर आ गए, तो एक जगह पे तो क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, है ना। और कहीं पे क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब वहां पे दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स एयर के। ठीक है, तो ऐसे कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, ऐसे चलता है। फिर कंप्रेशन देखने को मिलेगा, फिर रेयर फ्रैक्शन, ऐसे चलता है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, क्या बोलते हैं इन्हें। तो कंप्रेशन का तो मतलब है, हाँ, संपीड़न, राइट। तो कंप्रेशन का मतलब है संपीड़न, और ये है विरलन। मतलब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो गया, फिर प्रेशर ज्यादा हो गया, फिर प्रेशर कम हो गया, फिर प्रेशर ज्यादा हो गया, इस तरीके से चलती है एयर में। ऐसे अभी देखो यहाँ पे पहले जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें तो यूनिफॉर्म प्रेशर था, लेकिन अब यहाँ पे ज्यादा कम इस तरह से प्रेशर बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम प्रेशर की इक्वेशन लिख सकते हैं, P बराबर P0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब हम साउंड वेव की इक्वेशन को प्रेशर वाइब्रेशंस के टर्म में भी देते हैं, प्रेशर वेरिएशन के टर्म में भी हम साउंड वेव की इक्वेशन को लिखते हैं। जैसे स्ट्रिंग वेव में हम केवल पार्टिकल्स की वाइब्रेशन लिखा था ना, y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये क्या था, ये पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट थे, ये है ना।
जो रस्सी के पार्टिकल है उनके 3 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे हम प्रेशर के टर्म में भी इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये क्या है, प्रेशर वाइब्रेशन या प्रेशर वेरिएशन की इक्वेशन है। और ये पी नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर। ठीक, तो ऐसा होता है इसमें ना, इसमें प्रेशर वेरिएशन के टर्म में भी हम इक्वेशन देते हैं। किसकी, साउंड की इक्वेशन, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको और हम ढंग से बोलें तो बेसिकली ये क्या होता है ना, प्रेशर वेरिएशन तो है लेकिन ये डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का मतलब जैसे सपोज ये ट्यूब है, यहाँ पे हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लगा रखा है, तो अंदर यहाँ पे एयर पार्टिकल्स पास पास हैं, यहाँ दूर दूर हैं, फिर पास पास, फिर दूर दूर। तो यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। यहाँ हुआ कंप्रेशन, यहाँ हुआ रेयर फ्रैक्शन, यहाँ हुआ कंप्रेशन, यहाँ हुआ रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से। तो सपोज बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट हमने बोल दिया, पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर कितना होगा, है ना, वो इस इक्वेशन से हमें पता लगेगा। इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन क्या दे रही है कि किसी समय पर किसी एक्स पर, एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ से डिस्टेंस एक्स, यहाँ पे किसी का कितना एक्स्ट्रा प्रेशर इसके अंदर होगा। एक्स्ट्रा प्रेशर का मतलब है बाहर वाले से कितना ज्यादा, है ना। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी हमें क्या दे रहा है, यहाँ का प्रेशर दे रहा है। एक्सिस प्रेशर का मतलब समझे, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी बराबर प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, ये है। तो अगर आपसे कभी प्रेशर इनसाइड पूछा जाए तो इस इक्वेशन में आप वैल्यू डालोगे, तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, एक्सेस प्रेशर मिलेगा। तो आप यहाँ से एक्सेस प्रेशर निकाल के और फिर बाहर का प्रेशर जोड़ दोगे, तो अंदर पाइप या जहाँ पे साउंड वेव फ्लो हो रही है वहां उस अंदर का प्रेशर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अरे आई बात समझ में। इस इक्वेशन का यूज कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ। जैसे सपोज इक्वेशन है P बराबर 0.02 साइन T माइनस 9x। ठीक है, और यहाँ पे आपको आउटसाइड प्रेशर या इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना दे रखा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर है 5 पास्कल, है ना, लगभग 1 atm के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, जब ये इसका एम्पलीट्यूड इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। आप समझ रहे हो ना, ये इक्वेशन आप जानते हो, ये इक्वेशन क्या है। अगर यहाँ पे y दे दूं मैं, तो इक्विलिब्रियम पर डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, जीरो, तभी तो वो इक्विलिब्रियम है। तो वैसे इक्विलिब्रियम पर एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो। इक्विलिब्रियम पर एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब डेल्टा पी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि पी इनसाइड बराबर आउटसाइड। तो मतलब ये आपको क्या दे रखा है, बेसिकली आउटसाइड प्रेशर दे रखा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है, मतलब आउटसाइड प्रेशर आपको दे रखा है। खैर, आपको सवालों के आंसर देने हैं। अब सवाल क्या है, पहला सवाल है फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड। तीन चीज बतानी है, फ्रीक्वेंसी बताओ, स्पीड बताओ और वेवलेंथ बताओ। तो ये तो हम आसानी से कर देंगे। देखो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन में जो टाइम के साथ लिखा रहता है वो ओमेगा होता है, राइट। इक्वेशन में जो टाइम के साथ दिख रहा था वो ओमेगा होता है, ये ओमेगा हो गया, है ना। तो ये चीज क्या हो गई, ओमेगा, और ये चीज क्या हो गई, के, है ना। तो हमें ओमेगा मिल गया 3000। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट। और के अगर हमें पता है 9, तो लैम्डा कितना हो गया,
2π/k, यानी कि ये हो गया 2π/9 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हम जानते हैं कितनी होती है, ω/k। ये रही वेलोसिटी। तो ऐसे इक्वेशन देख के हम ये चीजें निकाल सकते हैं, ये हमें आता है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं पूछूं कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर इनसाइड द ट्यूब या इन द एयर, इन द एयर ड्यू टू ट्रेवल ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव की ट्रेवल की वजह से मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर कितना है ये बताना है। तो कैसे करोगे बताओ। चलिए, तो मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम प्रेशर पूछा है, तो ये आंसर नहीं है कि आपने एम्पलीट्यूड लिख दिया आगे का। ये एम्पलीट्यूड तो एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड है, मतलब डेल्टा पी मैक्स, डेल्टा पी मैक्सिमम। एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम कितना आएगा, 0.02। लेकिन अगर आपको अंदर का मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर निकालना है, मतलब आपको अभी फॉर्मूला लिखाया था मैंने, पी इन बराबर कितना होगा, डेल्टा पी प्लस पी आउटसाइड, है ना। तो डेल्टा, अब पी इन अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, सबसे पहले हम मान लो आपको पी इन मैक्सिमम चाहिए, तो आपको डेल्टा पी मैक्सिमम रखना होगा, क्योंकि आउटसाइड का प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। और दूसरी बात, और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको इनसाइड का मिनिमम प्रेशर चाहिए, देन डेल्टा पी मिनिमम प्लस पी आउट, राइट, ऐसा करना होगा, है ना। अब डेल्टा पी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू है 0.02। भाई कोई भी चीज अगर एसएचएम कर रही है, जैसे कि हम जानते हैं एसएचएम की इक्वेशन है कम ज्यादा होने की इक्वेशन है, तो मैक्सिमम क्या होगा प्लस ए, और मिनिमम क्या होगा माइनस ए, राइट। तो प्लस ए कितना होगा 0.02 प्लस पी आउट कितना है 10⁵ पास्कल। तो ये आंसर हुआ आपका मैक्सिमम का। और अगर मिनिमम निकालना है हमें, पी इनसाइड मिनिमम, तो क्या लिखोगे आप, माइनस में 0.02 प्लस 10⁵ पास्कल। आया समझ, ऐसा भी तो बताया था आपको। देखो ये कि जो प्रेशर इनसाइड है, ये जो इक्वेशन है वो एक्सेस प्रेशर देता है, अगर आपको इनसाइड प्रेशर चाहिए तो आपको डेल्टा पी प्लस पी आउट रखना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन डेल्टा पी की है, तो इस इक्वेशन से हमने देखा कि डेल्टा पी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है और मिनिमम माइनस में इतनी हो सकती है। तो पी इनसाइड मैक्सिमम मिनिमम हमने निकाल लिया। आया समझ, चलिए। एवरेज रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, आदमी के कानों को सुनने के लिए, मतलब इंसानों के कानों को सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, साउंड की फ्रीक्वेंसी, तो इंसान फिर आसानी से उसे सुन सकते हैं, है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी है शुड बी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज।
20,000 को 20 के हर्ट्ज लिख दूं, समझ में आ जाएगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी जो है, अगर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज तो उसको हम क्या बोलेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, 20 के हर्ट्ज के मतलब 1000 है ना, तो इस साउंड को बोलेंगे हम इंफ्रासोनिक साउंड, और इसको बोलेंगे हम अल्ट्रासोनिक साउंड। ये बात आपको समझ में आई। जैसे लाइट में होता है ना, विजिबल रीजन से ज्यादा इंटेंसिटी होती है, विजुअल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की विजिबल रीजन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो उसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायलेट रीजन, और अगर विजिबल रीजन से कम है अगर फ्रीक्वेंसी तो क्या बोलते हैं, इंफ्रा रेड रीजन। सुना होगा, राइट। वैसे साउंड में भी है, इंसान जितनी साउंड सुन सकते हैं तो उससे कम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और ज्यादा को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। क्लियर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साउंड वेव एज डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। साउंड वेव की प्रेशर वेव तो हमने देखी, अब प्रेशर वेव डिस्प्लेसमेंट वेव में रिलेशन क्या है वो देखते हैं, है ना। साउंड वेव एज प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हो तो आप अच्छे से जानते हो कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट को टाइम के फंक्शन में और एक्स के फंक्शन में लिखना डिस्प्लेसमेंट वेव होता है, और अगर उसके प्रेशर को हम लिख पाए, प्रेशर को टाइम और एक्स के फंक्शन में, तो प्रेशर वेव होता है, राइट। तो सपोज डिस्प्लेसमेंट वेव ये है भाई, अब जो वेव होगी उसका जनरली जो हम लिख पाएंगे, जनरल इक्वेशन तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, एस बराबर एस नॉट ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एयर पार्टिकल, या जिस भी पार्टिकल में साउंड ट्रेवल कर रहा है उसके पार्टिकल है ना। एस नॉट क्या है, उनका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड, राइट। उसका एक्स और टी के साथ रिलेशन। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। जैसा कि आप स्ट्रिंग वेव में भी तो पढ़ते थे, स्ट्रिंग वेव में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, है ना। जो वहां पे उसको वाई लिखते थे भाई, इसमें स्ट्रिंग वेव में आप क्या लिखते थे, यहाँ पे y बराबर ए, सॉरी साइन लिखना भूल गया मैं, साइन आएगा ना यहाँ। हाँ अब ठीक है, हाँ वही सोचो, अधूरी अधूरी से लग रही थी ये। हाँ तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग वेव में क्या लिखते थे इसको बताओ। स्ट्रिंग वेव में ऐसे लिखते थे ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे y का मतलब क्या होता था, जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट। अब वहां पे पार्टिकल y में डिस्प्लेस करते थे इसलिए यहाँ y लिख दिया, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल x में ही डिस्प्लेस करेंगे क्योंकि जो वेव है वो भी x में जा रही है और पार्टिकल भी x में डिस्प्लेस करेंगे। अब हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना x बराबर एक्स नॉट या a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब दो दो x तो नहीं आ सकते इक्वेशन में। अब वेव भी x में जा रही है और पार्टिकल भी x में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो तो ऐसा ही रहा है, लेकिन फिर हम कैसे डिनोट करें भैया, अलग अलग डिनोट करना रहेगा ना हमें। तो हमने पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर दिया एस से, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर दिया एस से, और एक्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि वेव की इक्वेशन, वेव की जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, और यहाँ से इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, मतलब एक वॉल्यूम में, चेंज इन वॉल्यूम में हम रिलेशन निकालते हैं, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है। क्या रिलेशन निकल के आता है, किस किस के बीच में रिलेशन निकल के आता है, वो रिलेशन निकल के आता है प्रेशर वेव एंड द डिस्प्लेसमेंट वेव में। तो ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेव लिख दी, तो प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में एक रिलेशन निकल के आता है। वो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि डीपी बराबर माइनस ऑफ बीटा। बीटा यहाँ पे क्या है, बल्क मॉड्यूलस, अभी पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में, है ना। बाकी ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे dp का मतलब क्या है, वही एक्सिस प्रेशर, और ds का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और x क्या है, ds अपॉन dx का मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वेव का डिफरेंशिएशन, और बीटा क्या है यहाँ पे, बल्क मॉड्यूलस। मैं लिख दूं साइड में ये सब चीजें, देखो यहाँ पे बीटा का मतलब है बल्क मॉड्यूलस, दिख ही नहीं रहा, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ v dp अपॉन dv, ठीक है। इसको पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बाकी सब चीज तो आपको पता ही है। ये dp क्या है, एक्सिस प्रेशर, ds क्या है, ds अपॉन dx क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हम एक्सिस प्रेशर की इक्वेशन निकाल लेंगे, राइट। तो एक्सिस प्रेशर की इक्वेशन क्या आएगी बताओ। देखो यहाँ dp की जगह dp लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस, बीटा की जगह बीटा, और ds अपॉन dx का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो इसका। तो देखो करते हैं, तो एस नॉट कॉन्स्टेंट है, एस नॉट आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ की एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स के अलावा जो भी टर्म है सब कांस्टेंट, लेकिन एक्स तो वेरिएबल है ना, तो माइनस ऑफ के एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ के, वो बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे जो, अब इसको क्या ना पी लिख देते हैं अपन, वैसे डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, डी पी है ना, तो इसको डेल्टा पी लिख दो। ये हो जाएगा प्लस बीटा एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आप कंफ्यूज मत होना, जैसे जो सबसे पहले हमने इक्वेशन मानी थी ना पी की, आप बोलोगे सर पहले तो आपने पी की इक्वेशन ये मानी थी, पी नॉट साइन ओमेगा टी, अभी तो कॉस है। भाई वो तो साइन और कॉस तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ मेरा आपका कहने का, मेरे को दिखाने का मतलब ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन साइन में है, यहाँ देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन किस में है, साइन में है, तब प्रेशर उसी से हम इसको प्रेशर को ड्राइव किया है, तो ये इक्वेशन कॉस में आई है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जब डिस्प्लेसमेंट वेव को हमने साइन में लिखा है, तब प्रेशर की इक्वेशन कॉस में आई है ना। वैसे तो ये भी साइन में आ सकती है, राइट, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट में माना था कि साइन में मान लो वैसे इक्वेशन, तो उससे कुछ नहीं हो रहा। इक्वेशन साइन और कॉस में चेंज करना तो बहुत आसान है, कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि जब, हाँ, जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट साइन में है, तो ये डेल्टा पी कॉस में आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं अगर साइन में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, डेल्टा पी बीटा एस नॉट के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, राइट। इसे प्लस पाई बाई टू लिख दूंगा, तो ये इसी को तो हम लिख सकते हैं ना, साइन की इक्वेशन को कॉस में लिखना हो तो, या कॉस की इक्वेशन को साइन में लिखना हो तो ऐसे, बोलो। या कॉस की इक्वेशन को साइन में लिखना है तो प्लस पाई बाई टू लिख दें, एक ही मतलब हुआ ना इन दोनों का, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा। भाई साइन पाई बाई टू इसको थीटा मान लो, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा, तो देखो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, फेज डिफरेंस निकालो कितने का आ रहा है, निकाल सकते हो। भाई साइन या कॉस के अंदर जो लिखा रहता है फेज होता है, अब जब भी हम कंपेयर करते हैं फेज में, तो ये सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ भी साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको साइन में कन्वर्ट किया। अब फेज डिफरेंस निकालो, घटा दो इसमें से इसको, तो कितना आ रहा है, पाई बाई टू का आ रहा है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू बिटवीन प्रेशर वेव एंड द डिस्प्लेसमेंट वेव। प्रेशर वेव है, ये दोनों साउंड की इक्वेशन है, ये भी साउंड की इक्वेशन है और ये भी साउंड की इक्वेशन है। ये किसके टर्म में है, एक्सिस प्रेशर के टर्म में है ना। और ये किसके टर्म में है, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है ये इक्वेशन। आ रही है बात समझ में, बोलो। दोनों ही साउंड की इक्वेशन है, तो साउंड वेव एज द प्रेशर वेव एंड द डिस्प्लेसमेंट वेव। तो आपको याद रखना है हमेशा कि दोनों में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आता है, राइट। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू बिटवीन
प्रेशर वेव एंड द डिस्प्लेसमेंट वेव। अगले पेज में लिखूं, ओके तो इन दोनों के बीच में, प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये है कि जहां डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा होगा वहां पे प्रेशर वेरिएशन विल बी मैक्सिमम, प्रेशर वेरिएशन वहां पे मैक्सिमम होगा। और उल्टा, उल्टा मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमा होगा वहां पे प्रेशर वेरिएशन मिनिमम होगा, इस तरीके से, ठीक है। और रिलेशन क्या है, देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ देखो एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड कितना आता है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्सेस प्रेशर। तो यहाँ लिखता हूं मैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्सेस प्रेशर मतलब डेल्टा पी नॉट। डेल्टा पी नॉट मतलब एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड है ये आ रहा है बीटा के एस नॉट, ये आ रहा है बीटा एस नॉट के, ठीक है। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्सेस प्रेशर। बीटा का मतलब क्या है यहाँ पे, बल्क मॉड्यूलस। के का मतलब क्या है, 2π/λ। लिख दूं सारी चीजें, पता है, बताओ बोलो। के का मतलब क्या है, 2π/λ या एंगुलर वेव नंबर। और एस नॉट क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेव। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं हम स्पीड ऑफ द साउंड वेव स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, है ना, अलग अलग मीडियम में साउंड वेव की स्पीड। तो सबसे पहले है फॉर सॉलिड्स, सॉलिड्स में साउंड वेव की स्पीड। तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है v बराबर अंडर रूट ऑफ गामा अपॉन रो। यहाँ पे गामा का मतलब क्या है अभी आपने नहीं पढ़ा है, इलास्टिसिटी एक चैप्टर है उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे ये y का मतलब है यंग्स मॉडुलस, यहाँ पे y का मतलब है यंग्स मॉडुलस, और रो का मतलब है डेंसिटी, ठीक है, ओके। फिर आता है दूसरा, स्पीड ऑफ साउंड फॉर लिक्विड्स और फ्लूइड, फ्लूइड में वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो फ्लूइड में वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो। बी का मतलब बल्क मॉड्यूलस और रो का मतलब डेंसिटी, ये आप जानते ही हो, लिख दूं, लिख देता हूं। ठीक है, और लास्ट है, देखो तीन ही मीडियम होते हैं, सॉलिड, फ्लूइड और गैस। तो गैस में गैस के लिए भी फॉर्मूला यही है, क्या, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो, ठीक है। तो गैसेस और फ्लूइड के लिए बल्क मॉड्यूलस डिफाइंड है, और सॉलिड के लिए यंग्स मॉड्यूलस डिफाइंड है, ठीक है। चलिए अब इनकी वेलोसिटी निकालते हैं, तो फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब गैस में, यानी कि एयर में, अब एयर में तो ये तो गैस के लिए फॉर्मूला है, किसी भी गैस में ना ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस। पर हम अब गैस में बल्क मॉड्यूलस बहुत तरीके से डिफाइन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, अलग अलग तरीके से, है ना। तो अब वो निकालेंगे हम कि गैस के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला जिसको हम अप्लाई करके आगे एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालेंगे, है ना, वो फाइंड, ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे अब कुछ अलग अलग थ्योरम आई कि जब गैस में कोई साउंड ट्रेवल करता है तो वो कौन सी प्रोसेस है ना, ये सब बातें। तो सबसे पहले न्यूटन ने दिया अपना, कि न्यूटन जी ने बताया कि सबसे पहले है न्यूटन,
एज पर न्यूटन। तो क्या है ना कि देखो, इस पे भी चर्चा करनी थी, इस पे भी करनी थी, लेकिन लोगों ने इस पे सबसे ज्यादा चर्चा की। ये सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में। जब हम बोलते हैं तो साउंड किस में ट्रेवल कर रहा है? हवा में ट्रेवल कर रहा है, गैस में ट्रेवल कर रहा है, राइट? तो लोगों ने ये निकाला कि चलो हम एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल के देखते हैं कितनी आती है। एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालते हैं, राइट? तो सबसे पहले आए न्यूटन। तो न्यूटन ने बोला कि द प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, द प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, मतलब क्या है इसका? कि साउंड का चलने की प्रोसेस इन एयर, हवा में साउंड के चलने की जो प्रोसेस है इज आइसोथर्मल प्रोसेस। उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है? अब ये हम अभी सीखेंगे, अभी सीखे नहीं हमने आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, हमें नहीं पता। मैं बताता हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, ठीक है? तो अगर टेम्परेचर जिस प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, उसके लिए जो बल्क मॉड्यूलस होता है, वो बल्क मॉड्यूलस निकलता है प्रेशर। ठीक है, अब इसको, इसका डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, है ना? तो बल्क मॉड्यूलस निकल के आता है प्रेशर। तो यहां से उन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन एयर कितनी होनी चाहिए, वही फॉर्मूला होता है बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। और उन्होंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस कितना है? प्रेशर अपॉन रो। ऐसा निकाला उन्होंने, राइट? और जब इससे वेलोसिटी उन्होंने निकाली, भाई प्रेशर उन्होंने डाला किसका? एयर का प्रेशर, हवा का प्रेशर है ना, 1 atm, या पास्कल में बोले तो कितना हो गया? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और डेंसिटी डाली एयर की, है ना? तो जब एयर की डेंसिटी डाली, और तो एयर की डेंसिटी है 1.293, और इसको जब सॉल्व किया तो ये कितना आया? ये आया लगभग लगभग 270 मीटर पर सेकंड के आसपास, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। और जब दूसरे तरीकों से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकाला, इको वगैरह सुन के, तो पता लगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इतनी नहीं आती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो और भी ज्यादा होती है। तो मतलब ये जो उन्होंने माना, उनका एक्सपेरिमेंट हो गया गलत, उनका अजम्पशन हो गया गलत। उन्होंने अजम्पशन माना कि प्रोपगेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उनका ये मानना गलत हो गया, राइट? क्योंकि प्रैक्टिकल में जो वेलोसिटी आती है साउंड की, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन प्रैक्टिकल, जब इको सुन के और उस तरह से निकालते हैं, तो 332 340 के आसपास आती है, 330 के आसपास। तो काफी ज्यादा अंतर है। तो इसका मतलब इन्होंने जो, इनका जो रूल आया, इन्होंने जो थ्योरम दी वो गलत हो गई। तो फिर क्या हुआ? फिर आए लाप्लास, उन्होंने दिया लाप्लास करेक्शन। उन्होंने क्या बताया वो देखते हैं। तो फिर आए लाप्लास नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने दिया लाप्लास करेक्शन। उन्होंने क्या बताया सुनते हैं अपन, है ना? उन्होंने बोला द प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो सीधा लिखते हैं द प्रोसेस इज, द प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इन एयर, है ना? तो एयर कैसे चलती है? कंप्रेशन बना करती है, एक्सपांशन करती है, राइट? कंप्रेशन, एक्सपांशन, या रेयर फैक्शन भी बोल सकते हैं उसको। तो उन्होंने बोला द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, है ना, थर्मोडायनेमिक्स में। वैसे बता दूं, एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है, नो हीट एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उन्होंने बोला कि जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन है
वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है भाई, एडियाबैटिक मान दिया। उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है, वो जो वल्क मॉड्यूलस बनता है वो बनता है गामा इंटू पी। ये गामा क्या है? ये गामा है एडियाबैटिक कॉफिशिएंट। गामा, गामा क्या है? यंग्स मॉड्यूलस नहीं है, यंग्स मॉड्यूलस तो वाई था, ये वाई है ना, ये गामा नहीं है, वाई है। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस वाई है, गामा नहीं है। गामा क्या है? यह है एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक, अब यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाली तो कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो। तो बल्क मॉड्यूलस कितना है? गामा पी अपॉन रो, राइट। अब एयर के लिए निकाला, एयर के लिए, तो एयर में जो एडियाबैटिक कांस्टेंट है वो होता है 1.44, और प्रेशर तो हमने देख लिया था 1.01 10⁵, और डेंसिटी तो 1.29। और जब इसको सॉल्व किया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकल के आया 340, 332, 340 है ना, 332 के आसपास। तो बोला कि अच्छा ये सही है, लाप्लास ने जो करेक्शन दिया वो सही है, न्यूटन ने माना था आइसोथर्मल प्रोसेस वो गलत है, पर जो इन्होंने दिया है ये सही है। ठीक है, तो बोले ठीक है भाई, फिर इसी को आगे पढ़ते हैं। तो बोले ठीक है, तो इसी को और आगे पढ़ते हैं और इसमें कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूले बनाते हैं इसके। तो बोले वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये गैस, तो उसके लिए फॉर्मूला काम में लिया जाएगा आगे से गामा पी अपॉन रो। ठीक है, और एक चीज और जानते हैं हम आइडियल गैस के लिए, क्या जानते हैं? कि पीवी इक्वल टू एन आर टी, जानते हैं। तो यहाँ पे आपको याद है, हम ऐसे लिख सकते हैं, पी बराबर रो अपॉन मॉलिक्यूलर मास आर टी, याद है, ऐसा लिख सकते हैं। तो पी को जब मैंने रिप्लेस कर दिया रो आर टी अपॉन एम नॉट से, तो वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला पड़ गया अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन मोलर मास। देखो, पी की जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो रो से रो गया, गामा आर टी अपॉन एम। समझ आया? तो यहाँ पे आपको जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो उसमें टी आपको किस में रखना है? केल्विन में, ये आपको पता है, राइट। और मोलर मास आपको किस में रखना है? किलोग्राम में, है ना, ये मोलर मास है। मोलर मास का एग्जांपल मैं दे दूं अगर किसी को याद नहीं आ रहा है अभी, तो जैसे O2 का मोलर मास बताना है, कितना होगा बताओ। H2 का मोलर मास बताना है, बताओ कितना होगा। तो O2 का मोलर मास आप लिखोगे 32 ग्राम, या 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब चूंकि हम फिजिक्स में एमकेएस यूनिट काम में लेते हैं, मतलब सारी चीजें हम किलोग्राम में, मीटर में इस तरह से रखते हैं, तो यहाँ हम 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम रखेंगे। जैसे H2 के लिए क्या लिखोगे? 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये होता है मोलर मास। अरे याद होगा मोलर मास किसे कहते हैं। और आर क्या होता है बताओ? आर गैस कांस्टेंट। कौन बताएगा? आर, आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है फिजिक्स में? 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, फिजिक्स में हम ये रखते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में 0.821 रखते हैं। ओके, समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ से एक दो चीज और बात निकाल सकते हैं हम, कि यहाँ से हम एकदम आसानी से कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर कोई एक एक फिक्स गैस के लिए, फॉर अ गैस, किसी एक गैस की बात कर रहे हैं, तो उसका एडियाबैटिक कांस्टेंट फिक्स हो जाएगा, आर कांस्टेंट हो जाएगा, और मोलर मास भी फिक्स हो जाएगा। तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम गैस का तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ से क्या समझ में आया? कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे ये वॉल्यूम है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, पीवी इक्वल टू आर टी में वी जो है वो वहां वॉल्यूम है। ठीक है, और ये जो वी हम लिख रहे हैं वो वेलोसिटी है। चक्कर तो नहीं पड़ रहा किसी को? ये वेलोसिटी का है वी।
भाई ये वाला भी किसका है, वेलोसिटी का, वो किसका है, वॉल्यूम का, राइट। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम कि फॉर अ गैस अगर हम प्रेशर बढ़ाते, बताओ, इफ वी इंक्रीज प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो बताओ वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तुम यहां से देख सकते हैं v बराबर वेलोसिटी का रिलेशन ये रहा। तो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी, बोलो। नहीं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे रो आर एमओ सब कांस्टेंट थे, इसलिए हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे रो भी तो वेरी करेगा ना, डेंसिटी तो वेरी करेगी, प्रेशर बढ़ाने पर गैस की डेंसिटी चेंज होगी, राइट। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक और इसमें एक और चीज आती है कि इफ वी इंक्रीज प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो बताओ क्या होगा। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन बताएगा। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी या कम होगी। कांस्टेंट रहेगी, वेरी गुड। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कैसे, देखो, देखना ध्यान से, भाई फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले पे ध्यान दो, P बराबर, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, P बराबर रो अपॉन मॉलिक्यूलर मास R इंटू टी। अब देखना ध्यान से कि क्या क्या मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे R और मोलर मास तो कांस्टेंट है ही, तो इनको तो कोई पंगा ही नहीं है। मैंने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख दिया, तो मतलब ये सब चीजें कांस्टेंट हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर देता हूँ तो प्रेशर जो है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखना इसमें अगर मैं प्रेशर को मान लो एन टाइम्स कर देता हूँ, मतलब अब नया प्रेशर है एन पी, तो नई डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एन रो। तो एन से एन फिर से कट जाएगा, तो वापस से वेलोसिटी वही आ जाएगी जो पुरानी थी। समझ आया। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। अब अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ, सपोज मैंने एन टाइम्स कर दिया प्रेशर, तो डेंसिटी भी एन टाइम्स हो जाएगा, एन से एन कट जाएगा, तो वापस से वेलोसिटी उतनी आ जाएगी, इसलिए वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन O2 एट टेम्परेचर T, टी टेम्परेचर पर O2 गैस में वेलोसिटी का, साउंड की वेलोसिटी है 450 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन H2 एट सेम टेम्परेचर। फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन H2 एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर बताना है आपको। अच्छा, अभी आपको गामा के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि दोनों के गामा की वैल्यू सेम है। तो गामा ऑफ O2 गैस इज इक्वल टू गामा ऑफ H2, क्योंकि दोनों ही देखो डायटोमिक हैं, इसमें भी दो अणु होते हैं गैस में और इसमें भी दो अणु होते हैं, इसलिए गामा डिपेंड करता है इन अणुओं पर, कितने अणु हैं, है ना। अब बताओ कैसे करेंगे, ये सब आपको दे रखा है। ठीक, सिंपल है ना। फॉर्मूला लिखेंगे,
फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का एयर में अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे हम क्या क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर सेम रहेगा, रेट ये जो कांस्टेंट है गैस में वो तो सेम होता ही है सभी के लिए, गामा भी सेम है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ से, क्या कह सकते हैं यहाँ से हम डायरेक्टली कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन O2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन H2 इज इक्वल टू, अब देखो केवल यहाँ पे मोलर मास ही तो चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जैसे वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन है तो नीचे आएगा इसका मोलर मास अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ O2 एंड इसके इधर आएगा अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ H2। सिंपल, राइट। अब बता दो मोलर मास ऑफ H2 कितना हो गया 2, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 1/4 हो गया ये तो यहाँ से आंसर कितना आ गया कि वेलोसिटी ऑफ H2 इज 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ O2। तो 4 टाइम्स किसका 450 का। ये आंसर आ गया, राइट। सिंपल है ना फॉर्मूला लगाना। राइट, ओके, आगे चलें। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा appearance of sound appearance of sound in human ear। ह्यूमन ईयर मतलब इंसान के कानों को साउंड कैसा सुनाई देता है, कभी तो अच्छा सुनाई देता है, कोई संगीत बजता है तो लगता है कितना अच्छा बज रहा है, और कोई जो नहीं जानता है ना, वो अगर पियानो बजाता है तो कितना बुरा लगता है, राइट। तो कभी अच्छा लगता है कभी बुरा, ऐसा क्यों होता है। कोई आवाज बहुत तेज सुनाई देती है, कोई आवाज इतनी कम होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता, कोई आवाज इतनी तेज होती है कि कुछ सर दर्द होने लग जाता है, हेडक हो जाता है, राइट, वैसा। और कई बार हम देखते हैं कि कोई मच्छर भिन बनाता है तो उसकी आवाज कितनी पैनी होती है, हम बोलते हैं तो थोड़ी भारी होती है, और कोई एनिमल है जैसे गाय है वो बोलते हैं तो कितनी भारी होती है उसके आवाज। तो ये क्या है, मतलब हमको सुनाई देता है, क्या फैक्टर है जिनसे हमको ये इतनी अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देती है, राइट। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, लगता है ना किसी किसी की तो आवाज कितनी अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है आवाज की, जैसे कोई अच्छा अगर ईयरफोन यूज कर रहा है, आजकल आते नॉइस कैंसिलेशन और ये सब, राइट। तो किसी में अच्छी आवाज किसी में बुरी आवाज, तो किस पे डिपेंड करता है अच्छी आवाज बुरी आवाज। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म। वेव फॉर्म मतलब जैसे कोई भी साउंड हो तो उसकी एक ग्राफ बना सकते हैं हम। तो अगर ग्राफ एकदम स्मूथ होगा, अच्छा होगा, एकदम स्मूथ ग्राफ बन रहा है, तो मतलब ये गुड क्वालिटी का साउंड है, सुनने में अच्छा लगेगा। और अगर किसी साउंड का ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे कुछ भी अजीब सा, तो सुनने में बहुत बुरा लगेगा, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। अच्छा, ये ग्राफ आप वहां भी देखते हो, कोई चीज आप रिकॉर्ड करते हो तो ऐसे कुछ चलता है, आप बोलते हो तो ऐसे ऐसे होता है कुछ, देखा है आपने। आज रिकॉर्ड करके देखना अपने फोन के ऐप में, आप जब जब बोलोगे तो ऐसा एक ग्राफ सा बन जाता है, तो वही ग्राफ है ये। ठीक, बस इतना ही है इसमें। सेकंड आता है पिच ऑफ द साउंड। पिच ऑफ साउंड, पिच का मतलब कि किसी की आवाज पैनी होती है, किसी की आवाज भारी होती है ना। तो पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, राइट। अच्छा, इसमें कैसे मतलब रिलेशन कैसा है कि अगर पिच हाई होगी, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई, हाई फ्रीक्वेंसी,
का मतलब हाई पिच की वॉइस है, जैसे मच्छर की आवाज है ना, लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, जैसे भारी आवाज, जैसे किसी एनिमल की आवाज, गाय की आवाज है ना। अंतर समझ में आया? पैनी आवाज, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं कम टाइम में, उसको बोलेंगे अपन हाई पिच की वॉइस। ओके, और इसमें थर्ड होता है लाउडनेस, लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि प्रबलता। ध्वनि प्रबलता है ना, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ये किस पर निर्भर करती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर। और ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लाउडनेस को हम एल से डिनोट कर सकते हैं। तो लाउडनेस निकालने का फॉर्मूला है एल बराबर 10 लॉग बेस 10 आई अपॉन आई नॉट, राइट। ये फॉर्मूला है लाउडनेस निकालने का, साउंड का लाउडनेस कितना है। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में बताते हैं। ये जो हमने लाउडनेस मेजर की है, ये हमने जो लाउडनेस मेजर की है, इसकी यूनिट होती है, ये लाउडनेस है ना, इसकी यूनिट होती है डेसिबल। डेसिबल, आपने कभी स्पीकर के पीछे या ऐसे करके लिखा होगा, ऐसे लिखा होता है डी और बड़ा बी, इतना डेसिबल। देखा है कभी? आज देखना, स्पीकर के पीछे से लिखा रहता है, ये यूनिट है इसकी, ठीक है, डेसिबल। और यहाँ पे आई का मतलब क्या है? आई है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और आई नॉट क्या है? आई नॉट इंटरेस्टिंग चीज है, आई नॉट इज द मिनिमम इंटेंसिटी फॉर द ऑडिबल साउंड। मिनिमम इंटेंसिटी फॉर ऑडिबल साउंड, मतलब जितना साउंड हम, जितनी इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, तो इससे कम इंटेंसिटी का अगर साउंड है तो हम उसको सुन ही नहीं पाएंगे। तो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है और जो हमें याद रखनी है, मतलब आई नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, और वो है 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी की यूनिट होती है। आई नॉट आपको याद रखना है, आई नॉट क्या है? मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द ऑडिबल साउंड, राइट। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप? सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन आएगा तो देखो, आपको लाउडनेस दे दी जाएगी कि बोले इस इंटेंसिटी पर इतनी लाउडनेस है। सपोज कि I1 इंटेंसिटी की लाउडनेस है L1, और सपोज I2 इंटेंसिटी पर लाउडनेस है L2। तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे L1 बराबर लिखोगे 10 लॉग बेस 10 I1 अपॉन आई नॉट, ये आपने लिख दिया L1। वैसे आप L2 लिखोगे, L2 कितना लिखोगे? 10 लॉग बेस 10 I2 अपॉन आई नॉट। ठीक है, ये आपको गिवन था कि I1 इंटेंसिटी की लाउडनेस है L1 और I2 इंटेंसिटी लाउडनेस है L2। अब यहाँ पे L2 माइनस L1 कर दो, रिलेशन निकाल रहे हैं अपन, है ना, L2 माइनस L1, ताकि आप आगे डायरेक्ट उसको यूज कर पाओ। तो L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा बताओ? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर कितना बचेगा? अंदर आएगा लॉग बेस 10 I2 अपॉन आई नॉट माइनस लॉग बेस 10 I1 अपॉन आई नॉट, राइट। अब बताओ, कोई लॉग की प्रॉपर्टी कुछ लगाएं इसको, कुछ अच्छा बना दें, बोलो। कर सकते हैं क्या? लॉग एम अपॉन एन कितना होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन, फिर माइनस, फिर से लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये आई नॉट वाली टर्म कट जाएंगी और ये माइनस में आ जाएंगे। मतलब आप ये लिख सकते हो फाइनली, ये आ जाएगा L2 माइनस L1 बराबर 10 लॉग 10
I2 अपॉन I1। तो आप याद रख सकते हो ताकि आप कम टाइम में क्वेश्चन कर सको, जिसमें आपको दो अलग अलग इंटेंसिटी पे लाउडनेस के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है, तो आप इससे ऐसे बना सकते हो। कुछ नहीं किया, लॉग की प्रॉपर्टी काम में ली है, बस समझ गए। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ इसका। If intensity of sound is if intensity of sound is made 20 times, find increase in loudness level। इन डेसिबल, मतलब अगर इंटेंसिटी को 20 टाइम्स कर दिया जाए तो लाउडनेस कितने टाइम्स हो जाएगा वो बताना है। मतलब सपोज पहले इंटेंसिटी आई थी, I1 का मतलब आई है, और है ना यहाँ पे जो लाउडनेस है L1 वो है L, ठीक है। अब इंटेंसिटी I2 हम कितना कर रहे हैं, 20 टाइम्स I है, तो आपको बताना है L2 कितना हो जाएगा, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला यूज ले लेते हैं हमारा, अभी जो हमने देखा L2 माइनस L1 बराबर 10 log 10 I2 अपॉन I1, यही था फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा L2 माइनस L1 बराबर 10 log 10 20I डिवाइडेड बाय I। अच्छा, log 20 की वैल्यू कौन जानता है कितनी होती है? आई से आई गया ना, तो 10 log 10, 20 को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं log 10 प्लस log 2, लिख सकते हैं ऐसे 20 को। log 10 तो 1 हो गया, बताओ कितना आया ये। ये आ गया 10 प्लस ओके, log 2 होता है 0.3, तो मतलब ये हो गया 3। 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो गया, लिख देता हूँ लोग, तो ये आ गया 13 डेसिबल। तो अगर ये पूछा है आपको कि L2 कितना हो जाएगा, तो L2 आ जाएगा भाई साहब आपका 13 प्लस L, लेकिन आपसे पूछा क्या है, फाइंड इंक्रीज इन द लाउडनेस। तो लाउडनेस कितना इंक्रीज हो गया L1 के कंपैरिजन में, L1 के कंपैरिजन में लाउडनेस कितना हो गया, 13 13 मोर टाइम्स नहीं बोल सकते, 13 टाइम्स नहीं बोल सकते, बट हाँ। सो L2 माइनस L1 कितना आ गया, 13 डेसिबल। तो ये आंसर हो गया आपका। इंक्रीज पूछा है ना कि कितना इंक्रीज हो जाएगा, एक्चुअली आपसे यहाँ पे L2 नहीं पूछा है, वो तो मैंने फॉर्मूला लगाने के हिसाब से बता दिया था। आपसे पूछा है L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा, ये पूछा है आपसे, ठीक।